जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 5th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.5। जितने भी मेरे लेक्चर मिलेंगे आपको किसी भी चैप्टर के, वो बिल्कुल सीरीज से मिलेंगे। अगर आप उनको देख रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे 5th चैप्टर चल रहा है तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे सो ऑन। 4th चैप्टर देख रहे हैं 4.1, 4.2, और जो उसके आगे भी चैप्टर देखेंगे वो भी आपको सीरीज में ही मिलेंगे। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा हमने कौन सा लेक्चर देख लिया है, कौन सा नहीं देखा है। उसमें बिल्कुल एक ऑर्डर में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आज जो हमें करना है, क्वेश्चन है हमारा कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में, टेस्ट में पूछा जाता है, और ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इसको कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तब हम इसका क्वेश्चन कैसे आंसर लिखेंगे, आप दोनों तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो 1 मार्क्स में आता है कि एक्सप्लेन व्हाई सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आपसे बोल रहे हैं कि बताओ सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है। तो पहली चीज तो आपको समझना है कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, आपने पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ क्या है, क्योंकि इसमें हमें तीनों ही आ जाएंगे, देखना। तो पहली चीज तो समझना है, जैसे आप बोल रहे हैं सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जब आता है 1 मार्क्स में, आपसे बोला जाता है कि क्यों है। तो पहली चीज आपको ये समझना है कि भाई देखो, एक तरीके से देखा जाए न्यूटन के तीनों ही लॉ रियल है, कोई फर्जी लॉ नहीं है उसमें। क्या आप सोच रहे हैं कि भैया सेकंड तो रियल है, बाकी 2 फर्जी हैं? फर्जी कोई नहीं, वो तीनों ही सही है और तीनों ही रियल है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, वो क्यों बोले? क्योंकि हम जो है सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ वी कैन प्रूव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अब सेकंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट को भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए सेकंड लॉ जो है वो हमारा रियल लॉ है। अब बात आती है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। अब वो कह रहे हो प्रूव करके दिखाओ। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो आपको फिर पूरा प्रूव करके दिखाना है। तो वही हम देखेंगे प्रूव करके कैसे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज समझना है हमें, सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ की हेल्प से हमें फर्स्ट लॉ प्रूव करके दिखाना है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सेकंड लॉ जो है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसके फॉर्मूले कौन से। तो देखो, आपने अगर पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ के 2 फॉर्मूले कौन कौन से। एक तो ये हमारा है, तो याद रखना F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक ये फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला कहलाता है, और दूसरा फॉर्मूला ये है भाई, ये वाला dp ओवर dt। ये ऊपर वाला क्या है? F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन का प्रोडक्ट फोर्स के बराबर होता है, और F फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो उसके क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। F जो होता है एक्सटर्नल फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। देखो, सबसे पहले चीज अपने ऊपर भरोसा रखना है, और जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं और ये चीजें मुझे सारी आती, बहुत सारी चीजें आती रहती। बहुत सारे बच्चे सोचते अरे इतनी सारी चीजें, एक डेरिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीमारी के लिए इतना ढेर लगा हुआ, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कोई बायो वाले बायो, तो इतना कैसे याद हो। तो टेंशन नहीं लेना है, सब याद होगा सब कुछ। आपको पॉजिटिव बात को सोचना है। अगर आपको सोचना है कि भाई हमारे 400 डेरिवेशन, अगर हमारे 11th क्लास में 400 डेरिवेशन, तो आपको ये सोचना है कि भाई एग्जाम में 400 के 400 थोड़ी आ जाएंगे, तो लिमिटेड ही आएंगे। टोटली 30 के क्वेश्चन मान लो कहीं पर 25 दे रहे हैं, कभी 30 दे रहे हैं, तो सारे डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आने के। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि भाई, हम कहते हैं भाई देखो, अगर 400 डेरिवेशन है तो उसमें से तुम्हारे 4, 5 या 10 ही डेरिवेशन आने वाले हैं, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तो अगर तुम भूल भी गए, आधे 400 में से 300 भूल भी गए, 100 ही याद रह गए, और 350 ही भूल गए, 50 याद रह गए, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, दिक्कत क्या है?
आएंगे भी तो नहीं, आएंगे भी तो 5 ही 10 आएंगे। अब बच्चे क्या बोलते हैं, 5-10 जो आएंगे वही हमें याद नहीं है। तो भाई देखो, अगर आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे कि जो आएगा वही हमें याद नहीं होगा, जो हमने पढ़ा होगा वो आएगा ही नहीं, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला, तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो, भाई जब आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे भी, ये तो जनरल होता है। आप खुद देखो, आपको कोई टीचर क्या आता है, जब भी कोई एग्जाम का टाइम आता है, ये तो सारे टीचर बच्चों की काउंसलिंग करते, कहते भाई बेटा अपने नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि भूल जाते हैं। टीचर जब बच्चे थे वो ही भूल जाते थे, अब भूल तो हर इंसान भूल जाता है। अब 1-2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के बच्चे निकल आए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे कि वो इन्होंने एक बार पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलना है। अब सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के तो है नहीं, तो इसीलिए आपको करना, वो टेंशन नहीं लेना है। आप टेंशन नहीं लेना है, आप उसको पढ़ो और आप ये सोचो कि अगर हम भूलते हैं तो भूले क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा तभी तो भूले। जब पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से भूल जाते, अब पढ़ा कुछ याद ही नहीं तो भूलेगा क्या, किसी की जेब में कुछ है ही नहीं तो गिरेगा क्या। तो वही चीज़ समझना है, हमें थोड़ा पॉजिटिव भी रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम सोचना प्रैक्टिस करेंगे। आज तक पढ़ते पास होते हुए 10th क्लास पास कर लिया, 11th में आ गए, तो आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी अच्छा करेंगे, आगे भी पास होते चले जाएंगे और अच्छे नंबर लेंगे। तो ये सोचना है, नेगेटिविटी अगर छोड़ना है, और हमेशा नेगेटिव कि ये नहीं होगा, जो याद करेंगे वो आएगा नहीं, कैसे याद करेंगे, इतने फार्मूले ये वो, तो कुछ नहीं होने वाला। देखो क्या है, तो ये होगा, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के दोनों फार्मूले। अब हमें करना ये है, हमें फर्स्ट लॉ को, जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, इन्हीं फार्मूले के हेल्प से, क्योंकि सेकंड लॉ के दोनों फार्मूले तो इन्हीं से हमें उनको प्रूव करना है। तो पहले हम जो फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे वो इस वाले फार्मूले से प्रूव करेंगे। बड़ा आसान सा है। देखो, हमने ये माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, बस इसका मास m। अब वो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। कब जा रहा है, जब उस पर फोर्स लग रहा है। जब उस पर फोर्स लग रहा है तो जो फार्मूला बन गया F = m × a। अब हमने ये माना कि उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। इफ, देखो पहले माना फोर्स लग रहा है, अब माना फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0। जब ये एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो m × a 0 के बराबर हो गया, तो मैं लिख दे रहा हूँ m a = 0। यहाँ अब F की जगह 0 हो जाएगा। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगाओ या मत लगाओ, आप उस पर फोर्स लगाओ या मत लगाओ, उसका मास तो 0 होने वाला नहीं है। भाई 10 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसे धक्का दे दिया तब भी 10 किलो का रहेगा, मत दो धक्का तब भी 10 ही किलो का रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो आप उस पर धक्का दो मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मास उतना ही रहेगा जितना है। तो अब मास तो उसमें कांस्टेंट है, यानी कि m × a का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो m जो है वो तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि उसका मास तो 0 हो नहीं सकता। सीधी सी बात है। अब बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। हाँ, एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स से, कि भाई जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया तो भाई मास 0 हो नहीं सकता, तो भाई एक्सेलरेशन ही 0 होगा। ये तो बात सीधी सी बात हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई मास तो 0 हो नहीं सकता, तो फोर्स लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मास तो तय रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब ये हमने आपसे इतना कर लिया, उसके बाद आपको समझना ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v = u + at, ठीक है। इसमें v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। 9th क्लास में पढ़ी होगी तुमने, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने ये एक्सेलरेशन जो 0 यहाँ पर ये कंडीशन लगाया और एक्सेलरेशन हमारा 0 आ गया, वो हमें इसमें लगाना है। यानी कि हमने माना ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन 0 है, टाइम t ले लिया। एक्सेलरेशन 0 निकाला भी कंडीशन लगा के, तो v किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया, v u के बराबर आ गया। तो अब ये आ गया, तो इससे क्या पता, बोले हम बोल रहे हैं कि भैया फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। अब कैसे प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी भी फाइनल, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है मान लो, तो फाइनल भी 0 होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर है। और इनिशियल वेलोसिटी मान लिया हमने 7 मीटर/सेकंड, ऐसे मान लिया है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स ही वैल्यू है, आप सोचो कि 7 ही लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है।
हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल भी 7 मीटर पर सेकंड, दोनों तो बराबर है। तो अगर हम इसको मान लें 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, u 0 होगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी वही होगी। बात समझ में आया? तो ये प्रूव हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, कि अगर u 0 है तो v भी 0। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कुछ वेलोसिटी से जा रही, तो वो उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं। तो हमने यही तो बात बोला, इफ f इक्वल टू 0, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो पहले तो क्या बोला, फोर्स लगेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हम बोले कि भाई उस पर फोर्स नहीं लगे तो क्या होगा, नहीं लगे तो क्या 0 कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग 0 हो गया। फिर वो फर्स्ट इक्वेशन में कंडीशन लगा दी तो हमारा ही आ गया। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरा देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ प्रूव करेंगे। तो अब देखो, एक बार हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया सेकंड लॉ का, अब इस बार ये वाला यूज करेंगे और होगा भी इसी से। समझ में आ रहा है नहीं यार? इसी से होगा। तो अब देखो, हमने माना कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है एक बी है। अब दोनों में हो गई टक्कर, दोनों में क्या हो गई, कोई भिड़ंत हो गई, टकरा गए। अब टकरा गए तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो ए और बी जब दोनों टकराए तो ए ने बी पे लगाया फोर्स, बी ने ए पे लगाया फोर्स, ठीक है। तो यहां पे लिखा हमने, जब ए ने बी पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, पहले से मान इसको ऐसे पढ़ते कैसे हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर फोर्स लगा बी की वजह से। तो देखो, जिस पर फोर्स लगेगा मोमेंटम किसका चेंज होगा, जिस पर फोर्स लगेगा। देखो मोमेंटम मैंने आपको पहले बताया था, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी का फार्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑब्जेक्ट का फिक्स है, भाई मास में तो चेंज आने वाला नहीं है। अब अगर तुम क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट की मान लो कुछ वेलोसिटी है, अब चाहे आप उसे 0 मान लो, चाहे 0 मत मानो, मान लो कोई दूसरी वैल्यू मान लो आप बोले 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। अब वो उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ही क्यों, भाई मास मान लिया मैंने 2 किलो का ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी मान ली मैंने 5, तो कितना आ गया 10, तो इसका मोमेंटम हो गया 10। अब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा है, तो मोमेंटम तो सेम रह रहा। अब आपने लगा दिया उस पर कोई फोर्स, तो फोर्स लगाने पे क्या हो जाएगा, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब आपने फोर्स लगाया तो या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी कम, तो उस समय मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है, फोर्स लगा ए पर बी की वजह से, दोनों टकरा गए ना, तो ए पे बी की वजह से लगा तो ए का मोमेंटम चेंज हो गया। तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कर लेना, तो ये हमने लिखा डी पी। पी जो है मोमेंटम है, डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, डीपी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। और इतने मोमेंटम में कितनी देर में चेंज आया, डी टी टाइम में। छोटा चेंज है तो टाइम भी छोटा ही होगा, मतलब टाइम इंटरवल भी कम ही होगा। अब भाई ए बी दोनों टकराए हैं, तो ए पे फोर्स लगा बी की वजह से, तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ, तो मैंने लिख दिया ए का मोमेंटम। तो जब दूसरा लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब भाई बी पे भी तो फोर्स लगेगा, भाई ए पर बी की वजह से लगा तो बी पर ए की वजह से लगेगा। जब दो लोग टकराए आते हैं तो दोनों ही फूटते हैं ना, दोनों की चोट लगती है। समझ में आया नहीं आया? तो वैसे ही समझना है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो भाई जब बी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से, देखो फोर्स ऑन बी, बी पे लग रहा है ड्यू टू ए, इसको क्या बोला, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पे लग रहा है बी की वजह से, बी पे लग रहा है ए की वजह से, तो जब बी पे फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम अब किसका चेंज होगा, अब इस बार बी का चेंज होगा। तो हमने दोनों की अलग अलग इक्वेशन बना ली, ठीक है, हमने दोनों की अलग अलग इक्वेशन बना ली। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब जो इन दोनों, ये हमने मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करा तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ये हो गया, और इक्वल्स टू डी ओवर
dt और यहाँ लिख दिया pa, ठीक है। अब प्लस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दिया, तरीका यही है dpb, ठीक है, अपॉन dt, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें d ओवर dt कॉमन ले लेंगे, d ओवर dt कॉमन ले लेंगे और pa प्लस pb, ठीक, ये आ गया। और ये रहा fab, इसको तो ऐसे लिख दो एज इट इज, जैसा लिखा वैसे लिख दो, इसको कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये आ गया। अब देखो pa pb, अब आप ये देखो पॉइंट आपको ये समझना है कि pa pb मोमेंटम, pa ए का मोमेंटम है, pb बी का मोमेंटम है, तो क्या होता है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बात समझना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, जो p कह रहा है कि दो तरीके के मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तब उसके मोमेंटम की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम, और जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तब उसके मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम। हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम की बात करें, हम कह रहे हैं कोई सिस्टम है। अब देखो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो हम सिस्टम किसी को ही बोल सकते हैं, जैसे कोई फैमिली है, कोई भी एक परिवार रह रहा है तो हम उसे एक सिस्टम बोल सकते हैं। अब क्या हो गया, अगर हमने उसे एक सिस्टम बोल दिया, अब उस परिवार में क्या है, एक फादर है, एक मदर है, पिताजी है, माताजी है, उनके कुछ बच्चे, ठीक है, 4-5 बहन भाई जो भी। अब क्या हुआ, वो 4-5 हमने क्या करा, उस पूरे परिवार को सिस्टम बोल दिया। अब उनमें हो गई किसी तरीके से मार पिटाई, सब मार रहे एक दूसरे को, उठा उठा के पटक रहा है, कोई किसी सूत रहा भाई है, दूसरे भैया को मार। अब आ गए पड़ोसी लोग, उन्होंने कहा भैया क्यों लड़ रहा है, उन्होंने उनका थोड़ा बीच बचाव कराने की कोशिश कर दी। तो वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई नहीं बोलेगा, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर का आदमी नहीं बोलेगा। हम किसी को घर में किसी को सूते, कुछ करें, ठोकें, मारे, कुछ करें, क्योंकि वो सिस्टम, तो वो उनका इंटरनल मैटर बता रहा है। अब क्या होता है दूसरा समझो, क्योंकि हम वो क्या बोले, वो एक सिस्टम है। अब क्या हुआ, एक गांव है, हमने उसको बोल दिया सिस्टम है। अब सिस्टम पूरे गांव में लड़ाई चल गई, सब एक दूसरे को फोड़ रहा है, कोई किसी को तोड़ रहा है, सब लड़ाई कर। अब दूसरे गांव वाले आ गए, उन्होंने सोचा चलो इनका लड़ाई झगड़ा खत्म करवाए। तो वो गांव वाले बोले ना, ये हमारे गांव का इंटरनल मैटर है, बाहर का कोई नहीं बोलेगा। तो बात समझना, जब हमने गांव को एक सिस्टम ले लिया तो उसके अंदर जितने लोग आ गए वो एक दूसरे पर जो भी फोर्स लगाएंगे वो उनका इंटरनल फोर्स कहलाएगा, और बाहर वाला अगर कोई आता तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, ए और बी, जब वो टकराए, उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया तो वो उनका इंटरनल फोर्स कहलाएगा, एक्सटर्नल नहीं कहलाएगा। अब ए और बी को छोड़कर कोई तीसरा उनमें फोर्स लगाया जाता तो वो एक्सटर्नल कहलाता। अब ए और बी को हमने क्या बोल दिया, सिस्टम, इसलिए उनका ए बी पे लगा, बी ए पे लगा, वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा। अब एक सिस्टम में आपको समझ में आ रहा होगा कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं। अब हम किसी स्कूल को बोलते हैं सिस्टम तो उसमें हजारों लोग होंगे, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो वो भी एक सिस्टम है, ठीक है। तभी तो क्या होता है, कहीं पर मान लो कोई काम नहीं हो रहा होता किसी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट के, हमने क्या बोला, अरे यार यहाँ का सिस्टम खराब है, बोलते नहीं। तो किसी चीज को भी हम सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हैं, आपको ये समझना है। तो जब 2 पार्टिकल थे ए और बी, वो दोनों टकरा गए तो उनने एक दूसरे पे फोर्स लगाया तो वो उनका इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल तो लगा नहीं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बात समझना, तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, तो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स कभी भी उनके मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकता, एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम में चेंज लाएगा। टोटल मोमेंटम क्या कर रहा है, अब इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ए पे फोर्स लगा बी की वजह से, तो हमने कहा मोमेंटम में चेंज आ गया, बी की वजह से
बी पे लगा ए की वजह से तो मोमेंटम में चेंज आ गया, तो आप फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। मतलब उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। टोटल की बात कर रहे हैं, ए ने बी पे लगाया फोर्स तो बी का मोमेंटम चेंज, बी ने ए पे लगाया तो ए का, लेकिन दोनों का, क्योंकि यहाँ तो पी ए पी बी दोनों के मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। ए पे फोर्स लगा, ए का मोमेंटम चेंज हुआ, बी पे फोर्स लगा तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ। अब ए और बी मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट, क्योंकि वो ए बी पे लगा रहा, बी ए पे लगा रहा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम। सिस्टम कैसे बोल रहा है, ए और बी जो दो बॉडीज या जो टकरा में एक दूसरे का ठुक गई उनकी बात कर रहा है। Where no external force exerted on a system, therefore linear momentum of the system remains constant। हम पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे की, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। और अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता है जब कोई चीज कांस्टेंट होती है, पी ए प्लस पी बी को अगर मैं बोल दूं ये कांस्टेंट है और इसका मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी ओवर डी टी का मतलब इसे डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही, कैसे जीरो हुआ, ऐसे जीरो नहीं हो गया। देखा कितना भाषण है दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग समझना है। देखो समझ में आया, क्या लिखना है, इसको जीरो लिखने से पहले लिखना है आपको तो सिर्फ एक लाइन लिखनी कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम। सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। फिर हमारा क्या हो गया, एफ ए बी इक्वल टू माइनस, इसको इधर लेके चलो एफ बी ए। तो ये देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। पहले समझना, इसको माइनस को भी हटा दे, बाद में लगाऊंगा। यानी कि ए पर फोर्स लग रहा है बी की वजह से और बी पे लग रहा है ए की वजह से, दोनों है बराबर, लेकिन माइनस हो रहा है क्योंकि इसको इधर लेगा, ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों जो फोर्सेज हैं एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आया, दो ऑब्जेक्ट टकरा गए, मान लो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ए ने बी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो हम क्या बोले, और बी इस पे लगाई तो इसका डायरेक्शन है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बात समझ में आया, अब दोनों फोर्स तो बराबर है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बी ए पे लगा रहा है इस डायरेक्शन। तो हमने देखा कि सेकंड लॉ की हेल्प से हमने, यानी कि सेकंड लॉ के दो फार्मूले हैं, हमने इस फार्मूले को यूज करके न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव कर दिया। समझ आए? तो ये क्वेश्चन जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा एक लाइन में उसका आंसर लिख देना है कि विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ वी कैन प्रूव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये तो एक लाइन में 1 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स में आता है तो फुल लेंथ क्वेश्चन हो गया, आपको पूरा करके दिखाना है किस तरीके से आप सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को प्रूव करके दिखाएंगे और सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को प्रूव करके दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर फिर यही फिनिश करते हैं और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ कि कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। और कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।